Hello students, how are you all? Welcome back on my channel Chemistry Classes by दिव्या खन्ना। हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कशन कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स का, और ऑलमोस्ट सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम डिस्कस कर चुके थे। एक दो हमारे पास छोटी छोटी इक्वेशंस हैं जो बची हुई हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द मोलैरिटी इक्वेशन। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने मोलैरिटी को तो फाइंड करना सीख लिया। मोलैरिटी क्या होती है हमें ये तो पता चल गया कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर का क्या होता है, रेशियो होता है मोलैरिटी। बट मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है, देखिए मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एम से। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी क्या है, m1 है। m1 इज मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन एंड V1 इज इट्स वॉल्यूम। जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी मैं आपको m1 कह रही हूँ, उसी सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो मैंने क्या लेट कर ली, V1 लेट कर ली। अब मान लीजिए उस सॉल्यूशन को क्या किया गया, डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट करने का मतलब मैं उसमें क्या कर रही हूँ, वाटर ऐड कर रही हूँ। आपको पता है एसिड्स को डाइल्यूट करना मीन्स वाटर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और एक्चुअल में जब एसिड्स को डाइल्यूट किया जाता है तो एसिड में वाटर ऐड नहीं करते, क्या करते हैं, वाटर में एसिड को ऐड किया जाता है। ये चीज आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, मान लीजिए मैंने इसको डाइल्यूट किया वॉल्यूम V2 तक, तो उसके बाद अब ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या हुई है, चेंज हुई है। पहले V1 थी, फिर क्या हो गई, V2 हो गई। वॉल्यूम चेंज हुई तो वॉल्यूम का रिलेशन मोलैरिटी से है ना, इट मींस मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए यानी यहाँ पे नई जो मोलैरिटी होगी उस नई मोलैरिटी को मैंने लेट कर लिया क्या, M2। सो माय मोलैरिटी इक्वेशन विल बिकम हियर M1V1 equal to M2V2. This equation is known as the molarity equation. इस इक्वेशन को मैं क्या करती हूँ, मोलैरिटी इक्वेशन बोलती हूँ, ठीक है। वापस से देख लीजिए, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, इनिशियली उसकी वॉल्यूम क्या है, V1 है और मोलैरिटी क्या है, M1 है। अब मैंने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया टिल अ वॉल्यूम V2 वॉल्यूम तक मैंने उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो जो नई मोलैरिटी मुझे मिली है वो क्या है, M2 मिली है। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज M1V1 इक्वल टू M2V2 विच इज मोलैरिटी इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात करूं, वो सेम है, इक्वल है, दोनों में दोनों जगह इक्वल है, तो मैं उसको एज इट इज लिखूंगी। लेकिन अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स भी मेरे पास डिफरेंट है, फर्स्ट रिएक्टेंट के लिए मेरे पास N1 आ गए, सेकंड के लिए मान लीजिए मेरे पास N2 आ गए वहां पे, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, M1V1, वो N1 N स्मॉल n आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। N1 यानी फर्स्ट वाले की बात कर रही हूं मैं, इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। इक्वेशन तो वही है, उसमें मैंने क्या यहाँ पे ऐड किया है, नंबर ऑफ मोल्स, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मेंशन कर दिया, ठीक है। एक ये वाली जो इक्वेशन है क्या है, मोलैरिटी इक्वेशन है। लेकिन मोलैरिटी से रिलेटेड यहाँ पे एक बात और आती है, क्या होता है, मान लीजिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M1 और उसकी वॉल्यूम क्या है, V1 है। उसके अंदर मैंने एक और सॉल्यूशन ऐड किया, मींस मेरे पास एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, उसके अंदर मैं एक सॉल्यूशन ऐड कर रही हूँ जिसकी मोलैरिटी क्या है, M2 है और वॉल्यूम क्या है, V2 है। अब उनको जब मैं ऐड कर रही हूँ तो मान लीजिए मेरे पास वॉल्यूम पहले जो थी वो 50 ml थी, उसमें मैंने 100 ml सपोज और ऐड किया, तो जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ गई ना, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गई मेरे पास, टोटल अब 150 ml हो गई, यानी मैंने क्या किया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो नई मेरे पास यहाँ पे नया एक रिलेशन मेरे पास यहाँ पे आएगा वो क्या है, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3। अब M3 का मतलब कि जो नया सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी भी तो होगी ना कुछ M3 इंटू V1 प्लस V2, इन दोनों वॉल्यूम्स को मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी। तो V1 प्लस V2 जब मैं दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर रही हूँ तो मुझे नई वॉल्यूम मिल रही है, तो मैं इसे V3 भी लिख सकती हूँ। अदरवाइज मैं इसको सम की फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगी, V1 प्लस V2। अब ये तो बात हुई किसकी, मोलैरिटी इक्वेशन की। इसी तरह से अगर मैं मोलैरिटी की जगह यहाँ पे नॉर्मेलिटी टर्म का यूज करूँ, ठीक है, तो जो नॉर्मेलिटी है हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी बना सकते हैं इसी तरीके से। अब नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होगी, मोलैरिटी में कैपिटल M है तो नॉर्मेलिटी में क्या हो जाएगा, कैपिटल N हो जाएगा। तो N1V1 इक्वल टू N2V2, इट इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन। इसी तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखना चाहें तो यहाँ पे N1 और N2 लिख देंगे, साथ में स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स के लिए। इसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V1 प्लस V2, सेम
बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे मोलैरिटी को रिप्लेस किया है किससे, नॉर्मेलिटी से। अब मोलैरिटी आ गई, यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ गई, मैंने इधर मोलैलिटी को मेंशन नहीं किया है, नहीं किया ना, क्यों, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ वॉल्यूम की, लेकिन जो मोलैलिटी है उस मोलैलिटी में तो वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है, वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो दोनों में से मोस्ट प्रेफर्ड टर्म हमारे पास कौन सी है, मोलैरिटी, और मोलैलिटी में से फ्रीक्वेंटली हम जिसको यूज करना चाहें या जिसे यूज करते हैं वो क्या है, वो मोलैलिटी होती है। क्यों, क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, इट मींस वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि देखिए अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज होगी, और वॉल्यूम चेंज होती जाएगी तो मोलैरिटी भी चेंज होती जाएगी। तो मोलैरिटी कुछ बहुत बेटर टर्म नहीं है। अगर मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को क्या किया जाए, एक दूसरे से कंपेयर किया जाए, तो मोलैलिटी इज मच बेटर एज कंपेयर टू द मोलैरिटी, बिकॉज मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डू नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, और उसमें वॉल्यूम का भी कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसको और आप अच्छे से याद रखेंगे। यस, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फॉर्मूला। अगर हमें कोई केमिकल फॉर्मूला गिवन है तो उस केमिकल फॉर्मूले से परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करना, मतलब मैं आपको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से बताती हूँ। सपोज मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मुझे मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला पता है, आई नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब मुझसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम सल्फेट तो यहाँ पे प्रेजेंट है, बट इस मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर कितना मैग्नीशियम प्रेजेंट है, कितना सल्फर प्रेजेंट है, या कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करना, उसका परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। देखिए किस तरीके से फाइंड करते हैं, जिसका भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम सल्फेट। मुझे मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है, तो जिसका भी मुझे फाइंड करना है उसका मास कंपाउंड के अंदर कितना है, मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। अब कितने मैग्नीशियम एटम्स है इसका आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में एक ही मैग्नीशियम एटम है, इसलिए मैंने 1 मैग्नीशियम लिखा है। सपोज इसमें होता है Mg2, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखती, 2 मैग्नीशियम एटम्स का मास लिखती, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में मुझे बताना है कितना मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, ये जो मुझे कंपाउंड गिवन है इस कंपाउंड का मास कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, परसेंटेज मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, इसलिए मैं साथ में क्या लगाऊंगी, 100 लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो देखिए जिस एलिमेंट का आपको फाइंड करना है आप उसका मास लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय जो आपका टोटल जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का टोटल मास कितना है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब इस फॉर्मूले के अंदर मैग्नीशियम का मास कितना है, मास ऑफ मैग्नीशियम एटम, एक ही मैग्नीशियम है, देखिए आपको ध्यान रहे इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम, ठीक है, एक मैग्नीशियम एटम का मास चाहिए मुझे, कितना है, मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम कितना होता है, 24 ग्राम। टोटल मास ऑफ कंपाउंड चाहिए, यानी मुझे मैग्नीशियम सल्फेट का भी मास चाहिए, मास ऑफ MgSO4 नहीं पता है तो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, मास ऑफ मैग्नीशियम यानी 24 प्लस मास ऑफ सल्फर यानी 32 प्लस मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16, 4 का कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 64, एडअप कीजिए कितना आएगा, 120 ग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट का मास कितना होता है, 120 ग्राम होता है। अब मुझे चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम, किसका परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए मुझे, यहाँ पे मैग्नीशियम का, पुट करूंगी यहाँ पे मास ऑफ 1 मैग्नीशियम दैट इज 24 डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाय 100, सोल्व कर दो 20%, यानी कि मेरे पास जो कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट, उस मैग्नीशियम सल्फेट में कितनी परसेंटेज मैग्नीशियम की प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, 20% है। आया समझ में, बहुत सिंपल सा है। सपोज मुझे फाइंड करना है यहाँ पे सल्फर की परसेंटेज कंपोजिशन, तो मैं क्या लिखूंगी, मास ऑफ, एक ही सल्फर है इसमें, मास ऑफ 1 सल्फर एटम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, सोल्व कर लूंगी मिल जाएगा आंसर। मुझे फाइंड करना है यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, किसका फाइंड करना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो देखिए कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 4 ऑक्सीजन है। इट मीन्स मुझे मास कितने ऑक्सीजन एटम्स का चाहिए, 4 ऑक्सीजन एटम्स का। जितने एटम्स आपके इस फॉर्मूले में प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, उतने आपको चाहिए। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स, 4 ऑक्सीजन एटम्स का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, जो आपका कंपाउंड है उसका टोटल मास कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 4 ऑक्सीजन एटम्स का मास, एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो 4 का ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 16 यानी कि 64 डिवाइडेड बाय 120, टोटल मास है कंपाउंड का, मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम सल्फेट में कितना % ऑक्सीजन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल से होते हैं, इनको आप अच्छे से करके देखिएगा। एक न्यूमेरिकल, एक और छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बताती हूँ। यस, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वॉशिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा। इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, आपको पता है। इसका परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है, मतलब कि 10 वाटर मोलिक्यूल्स है यहाँ पे, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए मुझे, मास ऑफ कितने वाटर मोलिक्यूल्स हैं, 10, मास ऑफ 10 वाटर मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड कौन है यहाँ पे, वॉशिंग सोडा है, मास ऑफ वॉशिंग सोडा मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए 10 वाटर मोलिक्यूल्स, एक वाटर मोलिक्यूल का मास कितना होता है 18, 10 का कितना होगा 180। अब इसका फाइंड कीजिए, देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सोडियम का 23, 2 सोडियम एटम्स है, 2 मल्टीप्लाई 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है, 3 है यहाँ पे, तो 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस साथ में ही तो ये वाटर है, तो साथ में ये। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या मिलेगा आपको, मास मिलेगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका मास आता है 286 ग्राम। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 286 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सोल्व कीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, देन इट विल अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी इक्वल टू 62.94%। तो जिसका आपको पूछा जाए इस तरह से आपको उसका क्या फाइंड करना है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।